नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पिछले 2 महीनों में 50% भाग चुका है। 50% के शानदार रिटर्न्स पिछले 2 महीनों में इस स्टॉक ने हमें बनाकर दे दिए हैं, लेकिन इतनी तेज़ी के बावजूद इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही ज़्यादा चीप दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमें करना चाहिए? अभी भी मौका है, क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड के रिकमेंडेशंस पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL। करंट मार्केट प्राइस 27 के भी ऊपर है, लेकिन 2 महीनों के पहले ये 18 रुपीज़ पर हमें अवेलेबल था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज हो चुका है स्टॉक। से एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेड प्राइस है 27.4, जो कि आज ही हमें 14% ऊपर दिखाई दिया। अगर रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इतनी भारी तेजी के बावजूद 1 ईयर में रिटर्न्स हमें फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक साल में अभी भी ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है। अप्रैल 2019 में ही इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। 26% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। कंपनी के की मैट्रिक्स को आप देख पाएंगे और आप देख सकते हैं कि 6.34 का पी रेशियो है। अभी भी इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही ज़्यादा चीप दिखाई दे रहा है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो तो 36.28 हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी भी अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.11 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक तो 3.67 है। वैल्यूएशन इतना चीप, ऊपर से जो डिविडेंड यील्ड है शानदार है, 5% के आसपास का तगड़ा डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई दे रहा है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.08% हमें दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो RVNL इज अ स्पेशल पर्पस फाइनेंस कंपनी क्रिएटेड टू अंडरटेक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट्स पर्टेनिंग टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो जगह है वहां पर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, उन्हें फाइनेंस करने का स्पेशल पर्पस है कंपनी का, इसीलिए इसे क्रिएट किया गया है। और फिलहाल ही कंपनी ने करंटली कलाईगुंडा यार्ड का जो प्रोजेक्ट था उसे कमीशन किया था और 36 आवर्स पहले ही जो अलॉटेड टाइम था, जो कंप्लीशन का टाइम दिया गया था, 36 घंटे पहले ही काम को कंप्लीट किया है और अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। और ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसके कारण स्टॉक में हमें अच्छी तेजी भी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो 2017 में 6.21 थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि आप देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा होकर 2020 में 14.79 थाउजेंड करोड़ की हो चुकी है। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 0.44 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था 2017 में, जो कि ग्रो कर 2020 में 0.78 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी लगातार हमें ग्रो करती हुई नजर आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 15.64% है, जबकि RVNL की 35.25% दिखाई दे रही है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में डबल से भी ज़्यादा होकर 5.4 से ज़्यादा होकर 11.81% हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी बात है। इंडस्ट्री की नेट इनकम सिर्फ 1.78% है, जबकि RVNL की 18.58% हमें दिखाई देती है। कंपनी के अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को ग्रोथ व्यू पर कंपेयर करते हैं तो हमें क्लियरली पता चलता है कि जितना डेटा हमारे पास है फाइनेंशियल ईयर 13 से जो हम देख पाएंगे डेटा, लगातार नेट इनकम में सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। जो भी आप ले लीजिए, टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, PBIT हो, PBT हो, नेट इनकम हो, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई देती है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं जहां पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 10 रुपीज़ के प्राइस पर अच्छी बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आई। जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला, अच्छी तेजी आ चुकी थी, डबल हो चुका था स्टॉक 20 रुपीज़ के आसपास, तो कई समय से पहुंच भी चुका था। लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के आसपास हमें ये जाता हुआ नजर आता है। बीच में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। आप देख पाएंगे स्टॉक में गिरावट आई थी और 18 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। नवंबर का समय था, नवंबर पूरा निकला, दिसंबर पूरा निकला और आप देख
देख सकते हैं फिलहाल स्टॉक 27 पर ट्रेड कर रहा है। तो 50% के शानदार रिटर्न्स तो सिर्फ 2 महीनों में स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। करंटली ऑफकोर्स इतनी तेजी आई है तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 82.7, जो कि हमें हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में एंटर करता हुआ नजर आया है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 76.26। तो आरएसआई का नंबर भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और ओवरबॉट सिचुएशन में भी एंटर कर चुका है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, ऑफकोर्स इतनी तेजी आई है तो बुलिश क्रॉसओवर तो हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो अपर बैंड को तोड़कर ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 25.62 का लेवल, मीडियन है 23.37 का लेवल और लोअर बैंड है 21.12 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 23.18 है, पिवट सपोर्ट 21.42 है। आज एक पिवट सपोर्ट तो स्टॉक ने तोड़ दिया, दूसरा पिवट सपोर्ट के आसपास स्टॉक को थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेना पड़ा। पिवट रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा ये रुकता हुआ नजर आया, जो लेवल करंट मार्केट प्राइस के आसपास बनकर आ रहा है। इसके ऑल टाइम चार्ट को एक बार देख लेते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 डे को ही रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद थोड़ी तेज़ी हमें स्टॉक में देखने को मिली। अच्छा, हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आया था, 30 रुपीज़ के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन बाद में हमें गिरावट देखने को मिली और कुछ महीनों तक कॉन्सोलिडेशन चलता हुआ नजर आया था। 2020 के स्टार्टिंग में स्टॉक ने वापस तेज़ी दिखाई, 30 रुपीज़ के लेवल को अप्रोच कर रहा था, लेकिन मार्केट में क्रैश आया, फिर से ही हमें ये कॉन्सोलिडेशन जोन में जाता हुआ नजर आया था, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर से हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो इसके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 30 रुपीज़ का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है। उसका रीजन है कि पहले भी कई बार इसी लेवल के आसपास स्टॉक जब भी गया है तो स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। 30 रुपीज़ का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन उससे पहले जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह हमें पहले दिखाई दिया है। तो थोड़ा सा नॉर्मल सा माइनर सा सेटबैक यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वैल्यूएशन इतना चीप है तो क्या खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? तो अब यहाँ पर देखिए एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके पहले एक बात है, गवर्नमेंट यहां पर ओएफएस की प्लानिंग कर रही है। 50% का स्टेक वो आरवीएनएल में बेचना चाहती है। जो गवर्नमेंट का इसमें स्टेक चल रहा है वो भी 87% से ऊपर हमें दिखाई देता है। तो सेबी के रूल्स के मुताबिक भी यहां पर उसे ओएफएस तो लाना ही पड़ेगा। तो यहां पर ओएफएस की संभावनाएं बनकर आती है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन से मैं इसे लिंक करना चाहूँगा। आईआरसीटीसी का आपको पता होगा, आईआरसीटीसी का जो ओएफएस था वो डिक्लेयर तो काफ़ी समय से हो चुका था, लेकिन ओएफएस फिलहाल ही हुआ है। और उसके पहले ओएफएस का जो प्राइस आया उसके पहले हमें स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी भी शानदार तेज़ी थी। 2-3 दिन में स्टॉक 1300 के लेवल से 1800 के लेवल तक पहुँच चुका था और उसके बाद ओएफएस का प्राइस डिक्लेयर किया गया और वापस स्टॉक उसी लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो आरवीएनएल में भी ऐसे चांसेस हो सकते हैं, मैं कोई गारंटी के साथ नहीं बता रहा, सिर्फ ऐसी सिचुएशन पहले हो चुकी है तो इसके चांसेस यहां पर भी बनकर आते हैं। ऐसी संभावनाएं को हमें टोटली रूल आउट कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इतनी भारी तेजी आ चुकी है और अगर आरबीएनएल का जो ओएफएस प्राइस डिक्लेयर होता है और बाद में डिक्लेयर जो होता है अच्छे खासे डिस्काउंट पर होगा, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है। एचएल के बारे में ले लीजिए, बीडीएल, आईआरसीटीसी, जितने भी ओएफएस देखने को मिले वहां पर हमें स्टीप डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो यहां पर भी ऐसी संभावनाएं बनकर आती है। अगर जो डिस्काउंट है वो 22 रुपीज़ के आसपास भी आ जाए, 22, 23, तो भी स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये बात को जानने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ओएफएस तो आना जरूरी है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ओएफएस आएगा, तो अभी नहीं तो फिर कभी ओएफएस तो आने ही वाला है। तो अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर बात करें स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक ओवरऑल अच्छा है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, साउंड कंपनी हमें ये दिखाई देती है। लेकिन बहुत ही बड़ा पैसा अगर आप इस स्टॉक में लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पर्सनली मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा सूटेबल, मुझे इतना ज़्यादा ये सेंसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। पीएसयू स्टॉक है, पीएसयू स्टॉक में इतना ज़्यादा पैसा लगाना मुझे इतना सेंसिबल दिखाई नहीं देता है। इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। इसका वैल्यूएशन बहुत ही चीप दिखाई देता है, अच्छी बात है। इसे आप वैल्यू बाय की तरह खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पैसा फंसाने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो भी बहुत ही धीमा स्टॉक है, बहुत ही स्लोली चलता है, बहुत ही तेज़ी मूवमेंट कभी कभी देखने को मिलती है। अब देख पाएंगे इतने समय से कॉन्सोलिडेट कर रहा था और फिलहाल ही इतने समय के बाद ही इतनी तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो ज़्यादा मूवमेंट भी स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिलती है। और फिलहाल स्टॉक अपने 30 रुपीज़ के ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के आसपास भी पहुंच चुका है। तो जो लेवल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ओएफएस की जो न्यूज़ आ रही है उस
इन सबको ध्यान में रखकर मुझे यही लगता है कि फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 30 रुपीज़ का लेवल का रेजिस्टेंस टूट पाता है या नहीं टूट पाता, ये हमें देखना चाहिए। और ओएफएस का डिक्लेयर होता है, कब होता है, उसका प्राइस क्या आता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।